नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई के आपके सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं अभी वर्ष 2025 में, और इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए जो टोटल 4 सब्जेक्ट के 75 क्वेश्चन आएंगे, वो 75 के 75 क्वेश्चंस की क्लासेज हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज हम ट्रेड थ्योरी को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी क्लास नंबर 1 है। सीक्वेंसली क्लासेस देंगे आपको, डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज आपको एक एक करके क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे, प्रीवियस एग्जाम पेपर भी हल करवाएंगे। कुल मिलाकर के अब आपके लिए स्पेशल सीरीज स्टार्ट हो रही है, जो कि बहुत सपोर्टिव रहेगी। तो पहली बात तो ये है कि अगर चैनल से आज ही जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके अभी तैयार रहो, और सीक्वेंसली सारी क्लासेज पढ़ना है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर भी क्लास होगी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, सब कुछ क्लियरली होगा, विशेष तौर से थ्योरी के लिए भी। और देखो, ज़रूरी ये है कि अब आप सेकेंड ईयर पास कर जाओगे तो हम आज कंसेप्ट के साथ चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि आगे आपको थ्योरी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी कवर करनी होती है। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, डीसी जनरेटर है, बहुत क्वेश्चन है, और इन्हीं में से आएगा पास की हमारी गारंटी है, और 75 के 75 क्वेश्चन की भी हमारी गारंटी है। बस बने रहे, और एग्ज़ाम तक आपको जितनी भी क्लासेज मिलेगी, बस आपको वो सारी क्लासेज अटेंड ज़रूर करनी है, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन किस क्लास में बताएंगे फिर वो कवर आपको ही करना है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, जो भी आपके दोस्त एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार उन तक पहुँचाइए, ताकि वो भी इन क्लासेज को देख सकें। आइए शुरू करते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन शुरू करेंगे डीसी जनरेटर के। लीजिए माय डियर स्टूडेंट, पहला सवाल आपके सामने ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, भागेंगे नहीं। क्वेश्चन भले कम हो जाएं, लेकिन हम पढ़ेंगे डिटेल से, हर एक ऑप्शन पर चर्चा करेंगे, तो आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। जल्दी क्या है, अभी एग्जाम में बहुत समय पड़ा है। आइए सबसे पहले देखो, सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित इस भाग का नाम क्या है। इस पार्ट को पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये उभरा हुआ भाग होता है, और इसे हम लोग कम्यूटेटर राइजर बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आर्मेचर चालकों की जो है ना, वो सोल्डरिंग करके कॉपर लग के माध्यम से इनको जोड़ा जाता है। जो आर्मेचर चालकों के अंदर लेप या वेव वाइंडिंग होती है, वो जो चालक आते हैं वो यहीं जोड़े जाते हैं, उभरे हुए भाग पर कॉपर लग्स के माध्यम से जोड़ते हैं। आर्मेचर राइजर का काम क्या है, आर्मेचर चालकों को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और वो कैसे जोड़ते हैं, कॉपर लग्स के द्वारा। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये भी पेपर में आ चुका है एक बार, कि कम्यूटेटर राइजर पर आर्मेचर चालकों को कैसे जोड़ा जाता है, कम्यूटेटर कॉपर लग के द्वारा। ये जो है ना, ये आपको दिख रहे हैं, ये कम्यूटेटर सेगमेंट कहलाते हैं, और इन सेगमेंट के बीच में खाली स्थान होता है जहाँ पर हम लोग एक इंसुलेशन भरते हैं, और उस इंसुलेशन का नाम क्या है, माइका, हिंदी में बोलते हैं अभ्रक। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। कम्यूटेटर के 2 सेगमेंट के बीच भरे जाने वाले अचालक पदार्थ का नाम क्या है, भरे जाने वाले रोधन पदार्थ का नाम क्या है, तो उसको हम लोग माइका या अभ्रक बोलते हैं। कम्यूटेटर के सेगमेंट बने हुए किसके होते हैं, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इंग्लिश का एक शब्द है हार्ड ड्रान कॉपर, हिंदी में बोलते हैं कठोर खींचा हुआ तांबा। बताइए, बात समझ में आई क्या? इतनी दूर के हमारे क्वेश्चन कवर हो गए। आई होप कि आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। ये सी ऑप्शन है, यहाँ पर कम्यूटेटर राइजर बोलेंगे, इन्होंने हिंदी में कम्यूटेटर रेजर लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ख़ास तौर से ये जो डीजीटी आपका एग्ज़ाम लेता है निमी, तो ये डायग्राम आपको ज़रूर देंगे। इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि आपको डायग्राम वाले क्वेश्चन जो है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा करवाए जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएँ, है ना। और प्लीज़ इस क्लास को आप लाइक करेंगे यार, बहुत मेहनत लगती है और आपके एप्रिसिएशन की हमें ज़रूरत है। और दबा के अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि क्लास वैसे तो पहुंच नहीं पाती है, आप शेयर करोगे तो ही दोस्तों तक जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब उनसे भी करवाइएगा। आओ सवाल अगले पर। डीसी जनरेटर का नाम क्या है? देखो, आपसे जनरेटर पूछा जा रहा है, इसके ना 2-3 तरीके के उत्तर बनेंगे। पहला तो ये देखो, ये शंट फील्ड है, इसका फ्लक्स इस दिशा में है, और ये सीरीज फील्ड है, इसका फ्लक्स इस दिशा में है। यानी डायग्राम देखने से हमें ये समझ में आ रहा है कि दोनों के फ्लक्स एक दूसरे के अपोजिशन में काम करते हैं। दोनों के फ्लक्स एक दूसरे के अपोजिशन में काम करते हैं, तो उसे डिफरेंशियल जनरेटर बोला जाएगा। हिंदी में बोलेंगे विभेदीय। ठीक है, दोनों एक दूसरे का। अब हमारा ये कंपाउंड जनरेटर का प्रकार कहलाता है। कंपाउंड जनरेटर 2 तरह के होते हैं, कि आपने कंपाउंड जनरेटर, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कंपाउंड जनरेटर में कितने फील्ड होते हैं, यानी कंपाउंड जनरेटर की पहचान क्या है। कंपाउंड जनरेटर की ये पहचान है कि उसमें फील्ड वाइंडिंग 2 होती है, एक शंट फील्ड वाइंडिंग और एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग। पहचान कैसे होगी, कौन सी सीरीज है कौन सी शंट है?
आर्मेचर के साथ सीरीज में लगी हुई होती है वो सीरीज होती है, और आर्मेचर के साथ समांतर में लगी होती है वो शंट फील्ड होती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये दो तरह का जो था, तो इसमें दो प्रकार कौन से, क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल नहीं। सबसे बड़े जो दो प्रकार है उसमें आता है कि लॉन्ग शंट है कि शॉर्ट शंट है। मतलब आर्मेचर के लिए शंट फील्ड वाइंडिंग जो है ना वो लंबा रास्ता तय कर रही है कि छोटा रास्ता तय कर रही है, दो तरीके से होता है। अगर शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के साथ पैरेलल में हो तो इसे लॉन्ग शंट बोलते हैं, और अगर ये वाली वाइंडिंग केवल यहीं जुड़ी हुई हो, यानी अगर शंट फील्ड केवल आर्मेचर के समांतर में हो तो उसे शॉर्ट शंट बोला जाता है, और अगर सीरीज फील्ड और शंट आर्मेचर दोनों के साथ शंट फील्ड समांतर में हो तो उसे लॉन्ग शंट बोलते हैं, जैसे कि ये वाला है। यानी फील्ड एक दूसरे के अपोजिशन में काम कर रहा है इसलिए डिफरेंशियल है। फील्ड शंट वाली जो फील्ड है वो सीरीज और आर्मेचर दोनों के पैरेलल में जुड़ी हुई है इसलिए लॉन्ग शंट भी है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो ए ही सही है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। सेम यही हो, बस इस पॉइंट को हटा करके अगर तार यहाँ जोड़ देता तो डिफरेंशियल शॉर्ट शंट हो जाता। सेम यही होता ऐसा का ऐसा ही, लेकिन दोनों के फ्लक्स की डायरेक्शन एक दिखा देता, चाहे तो इन दोनों को यहाँ दिखा देता चाहे तो इन दोनों को यहाँ दिखा देता, तो फिर वो क्यूमुलेटिव बन जाता, यानी लॉन्ग शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर वो बन जाता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना, बहुत आया था ये वाला। अच्छा, ऐसे ही फील्ड जुड़ा हुआ एक और भी आया था, आगे क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बाद में करवा दूंगा। छोड़ेंगे एक भी नहीं, पास की गारंटी है। 75 के 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। पिछले साल के जो हमारे बच्चे थे वो 90 95% नंबर लेकर आए थे। वो प्रैक्टिकल में नंबर कटने की वजह से स्कोर कटा है, थ्योरी और इनकी वजह से नहीं। तो बस बने रहना है और क्वेश्चन आपको सारे पढ़ने हैं। सवाल देखो, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए हम किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं? पढ़ चुके होंगे अगेन एंड अगेन, शायद किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला तो सबको याद है, लेकिन हम तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे भाई। साथ में देखो कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ेंगे, छोड़ना नहीं है। जब हम थ्योरेटिकल चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे ये आगे बहुत काम आएगी। देखो अब आप सेकेंड ईयर पास कर लोगे तो इसके बाद पास तो हो ही जाओगे। भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी होगी, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और उसके लिए कंसेप्ट क्लियर होने ज़रूरी है। तो फॉर्मूला होता है 5ZNP60A, आपका ये वाला फॉर्मूला जिसको आपको लगाना होता है। अब इसमें अब बात ये आती है कि 5ZN ये आपको क्या क्या दर्शाते हैं, इस पर ध्यान देना होता है। तो सबसे पहला तो है फाई। इस फाई का मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स प्रति पोल। ध्यान रखिएगा, पर पोल दिया हुआ होगा, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ ही आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और वेबर इकाई में होना चाहिए। मोस्ट लाइकली ये क्वेश्चन में आपको मिली वेबर में दिया हुआ होता है, तो आपको ना मिली वेबर को कन्वर्ट करना होगा वेबर में, और उसमें 10 की पावर -3 लगानी होगी। ये आता है ऐसे ही। जेड का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, चालकों की कुल संख्या कितनी है। अब इसमें दो तरह की चीज़ें होगी, एक तो वो क्लियरली बता देगा कि आर्मेचर में 100 चालक है, और एक वो कंफ्यूज करेगा। कैसे? वो ये कहेगा कि आर्मेचर में 20 स्लॉट है और प्रत्येक स्लॉट में 50-50 चालक है, तो 50 × 20 यानी 1000 चालक है। एन का मतलब है जनरेटर की स्पीड यानी गति, और ये आरपीएम में दी हुई होनी चाहिए, ध्यान रखना। गति आरपीएम में, आरपीएस भी होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट में होना चाहिए, रिवोल्यूशन पर सेकंड नहीं होना चाहिए। उसके लिए फिर हमने 60 लगा दिया। इसलिए अगर बाई चांस आरपीएस दे रखा हो ना, तो फिर आपको नीचे 60 का भाग नहीं देना होता, ये ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अभी तो नहीं, कंपटीशन एग्जाम में काम आएगी। अभी तो 1 डिजिट छपा हुआ मिलेगा आपको। हमारा पर्पज़ है सीखना, अभी हमें एग्ज़ाम के पीछे नहीं भागना, बहुत टाइम पड़ा है। ये वीडियो जब मैं आपको दे रहा हूँ उस टाइम की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कोई बच्चा इसको अगस्त में देख रहा हो, तो उसके लिए तो टाइम नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ कि शेयर करो ताकि समय रहते सबके पास क्लास पहुँच जाए, पर आगे कंपटीशन एग्जाम में काम आएगी। अभी तो छपा हुआ क्वेश्चन मिलेगा, सीधा उत्तर करना है, ठीक है। आ जाओ पी पर। पी का मतलब है पोल की संख्या, ये दिया हुआ होगा, और ए का मतलब है धारा के लिए पैरेलल पथ कितने हैं, समांतर रास्ते कितने हैं। ये डिपेंड करेगा वाइंडिंग कैसी है, लेप वाइंडिंग है कि वेव वाइंडिंग है। अगर वेव वाइंडिंग है तो हमेशा 2 पोल होंगे, 2 रास्ते होंगे, और अगर लेप वाइंडिंग है तो डिपेंड करेगा पोल की संख्या कितनी है। तो अब यहाँ ढूंढो फॉर्मूला कहाँ है, 5ZNP60A, 5ZNAP कर दिया और PA कर दिया, C आएगा, ठीक है।
फाई जेड एन पी बटे 60A। अब आजकल एक स्टेप आगे ले जाने लग गया वो देता है कि अगर लेप बाउंड हो तो इनमें से क्या आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि उसमें पोल और समांतर रास्ते बराबर होंगे, 4 पोल है तो 4 रास्ते होंगे, इसलिए ये तो एक ही उत्तर आया ना, तो वो कहता है कि ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, फाई जेड एन बटा 60 कर दो। अगर वेव है तो वो कहता है कि फाई जेड एन पी बटा 120 कर दो, क्योंकि रास्ते 2 है, फिक्स है, तो नीचे 60 × 2 करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ एक स्टेप्स है जो बच्चे थ्योरी को कंसेप्ट के साथ क्लियर कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं ना, अगर इन क्लासेस को देखकर कोई भी बच्चे तो वो लिख ले में। बाकी जिनको अभी एग्ज़ाम के हिसाब से चलना है कि गुरुजी बस आप तो उत्तर बता दो, तो वो फिर वीडियो की स्पीड डबल करो और फटाफट से उत्तर देखो, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन पर आपके लिए ना फ्री टेस्ट अवेलेबल है जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। और ITI CBT एग्ज़ाम नाम से फ़ोल्डर बना हुआ है, वहाँ से आप अपने प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जिसमें इसी तरह के क्वेश्चंस हमने आपको दिए हुए हैं। उससे प्रैक्टिस करने को मौका मिलेगा, उसमें प्रीवियस पेपर भी डलवा देंगे, सब कुछ आपके लिए वहीं होगा। सवाल देखो, EMF की गणना करने का सूत्र क्या है एक DC मोटर में। अब ये मोटर का सवाल दे दिया इन्होंने गलती से, वैसे तो जनरेटर था, चैप्टर तो जनरेटर का चल रहा है, लेकिन ये सवाल है और ये बार बार आया भी है, इसलिए मैं आपको यही करवा दूंगा। मोटर में जो EMF होता है ना, उसको हम लोग बैक EMF बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विरोधी विद्युत वाहक बल, EB से इसे दर्शाते हैं। दरअसल मोटर के मामले में क्या होता है कि बैक EMF का मान हमेशा वोल्टेज से कम होता है। बाकी जनरेटर, सेल, बैटरी या कोई भी EMF वाला सोर्स हो, उसमें EMF हमेशा ज़्यादा होता है और वोल्टेज हमेशा कम होती है। ये मैं बेसिक आपके फर्स्ट ईयर में कई बार समझा चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर दरअसल क्या होता है कि अगर आपको बैक EMF निकालना है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि आपने सप्लाई कितनी दी थी। जैसे मान लो हमने मोटर को 220 वोल्ट दिया था, उसमें से वो कहता है कि आर्मेचर में ड्रॉप कितना हो गया वो माइनस कर दो। आर्मेचर के ड्रॉप को हम लोग कैसे लिखते हैं, IA × RA। वोल्टेज ड्रॉप किसी का भी हो IA × RA से होगा। सीरीज फील्ड वाइंडिंग का ड्रॉप निकालना है तो ISE × S RSE। शंट फील्ड का निकालना हो तो RSH × ISH, ठीक है। तो V - IARA करना होता है, ये रहा C ऑप्शन में। हालांकि अगर ये सवाल जनरेटर के लिए होता, देखो मैं आपको दोनों का बताऊंगा, सीखना है ना कुछ अपन को। जो बच्चे सीखने से पर्पज से ये क्लास देख रहे हैं, कामयाब वही होंगे। तो अगर मोटर की जगह जनरेटर दे दे तो फिर ध्यान रखना EMF के लिए फॉर्मूला होता है V + IARA। यानी जनरेटर में आपके आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप जुड़ते हैं और मोटर में एक तो E नहीं EB लिखना होगा, E की जगह EB लिखना होगा, और दूसरा आपको टर्मिनल वोल्टेज में से आर्मेचर ड्रॉप माइनस करना होगा। दोनों में ये फ़र्क है। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लो भाई। और दोबारा पूछूंगा, इस वीडियो को लाइक आपने कर दिया क्या? प्लीज़ लाइक एंड शेयर, आपके ITI के जो भी ग्रुप है उनमें शेयर कीजिए। आइए एक और सवाल आ गया जो चित्र दिया हुआ है। DC जनरेटर में X के रूप में चिन्हित इस भाग का नाम क्या है? ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, ये जो पूरा पार्ट अपन को दिखाई दे रहा है ना, ये है पोल विद पोल शू, यानी पोल शू के सहित पोल है। तो ये वाला हिस्सा है ना, ये कहलाता है पोल, और ये वाला हिस्सा जो है ना, जैसे कि इसने X से पूछा ही है, तो ये कहलाता है पोल शू हमारा। D ऑप्शन में मैं करवा दूंगा सही आंसर। एक बार दिखा देता हूँ, पोल शू। सवाल आता है पेपर में, ये पोल शू लगते कैसे हैं? तो ये जो आप देख रहे हैं ना ऐसे, इनको काउंटर सैंक स्क्रू बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या नाम है? काउंटर सैंक स्क्रू। स्क्रू का मतलब होता है पेच। काउंटर सैंक स्क्रू की एक खास बात होती है कि उसका हेड कभी ऊपर नहीं आता, ऐसे तीखे स्क्रू होते हैं ये, मतलब ऐसे मान लो यूँ इस तरह से, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है, ये कसने के लिए स्लॉट बना हुआ मान लो। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो हेड है ना स्क्रू का, वो अंदर चला जाता है थोड़ा सा। इसकी वजह कारण क्या है कि जब आर्मेचर यहाँ घूमेगा एयर गैप में, तो ये स्क्रू उस आर्मेचर के टच ना हो जाए, इसलिए इनको थोड़ा अंदर, मतलब हेड वाला स्क्रू नहीं होता है ये, इसका हेड अंदर चला जाता है, काउंटर सैंक स्क्रू बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि
पोल शू लगाया क्यों हमने भाई? फील्ड कॉयल तो यहाँ लपेट दी अपन ने, जो चुंबकीय क्षेत्र बनाने का काम करेगी, जिसमें आर्मेचर चालक घूमेंगे, फ्लक्स काटेंगे, ईएमएफ पैदा होगा। वो कह रहा है कि जब यहाँ कॉयल लगा दी थी क्यों लगाया? तो दरअसल ये है ना 2-3 कारण है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहले तो इसका उत्तर कर लो, पोल शू आएगा, क्या दिखाया गया? पोल शू हो गया। सवाल आता है कि पोल शू क्यों लगाया जाता है? तो 3-4 उत्तर देने हैं। पहली चीज़ तो ये होता है कि हमारे जनरेटर में एक पोल यहाँ है और दूसरा पोल यहाँ है, तो दोनों पोल के बीच में देखो गैप आ गया, इसे बोलते हैं एयर गैप। फ्लक्स जैसे मान लो ये N है और ये S है, तो चुंबकीय बल रेखाएं N से S की ओर आती है ना, तो इसको हवा में ट्रेवल करना पड़ा है। दरअसल वायु का रिलक्टेंस होता है, हवा का प्रतिष्ठंभ होता है, चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करने का गुण होता है, लोहे की अपेक्षा हवा का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का विरोध हो रहा है, इसलिए लीकेज फ्लक्स ज़्यादा हो गया। तो वो क्या करे? वो कह रहा है कि इसको थोड़ा सा पोर्शन को बढ़ा दो, मतलब आधा ये बढ़ जाए आधा ये बढ़ जाए, दोनों लगभग देखो पास पास आ गए। अब चुंबकीय बल रेखाएं यहीं से बढ़नी शुरू हो गई, यानी एयर गैप कम हो गया, इसलिए लीकेज फ्लक्स कम और मजबूत फ्लक्स अधिक हो गया। तो मजबूत फ्लक्स बढ़ने से एक तो जनरेटर ईएमएफ अच्छा देता है, अगर डीसी मोटर हो तो टॉर्क अच्छा मिलता है। तो यहाँ 2-3 उत्तर लिखने हैं। पोल शू क्यों लगाया जाता है? एयर गैप कम कर देता है, जिससे लीकेज फ्लक्स कम हो जाता है और मजबूत फ्लक्स बढ़ जाता है। दूसरा, मैग्नेटिक फ्लक्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स को समरूप वितरित करता है, एक जैसा मिलता है सब जगह, ऊपर नीचे नहीं होगा। एंड तीसरा, यहाँ पे जो हमने कॉयल लपेटी थी वो नीचे की तरफ ना आ जाए। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनेंगे, बहुत है। थ्योरी देखो साथ में, अगर मैं कंसेप्ट के साथ कराऊंगा ना तो थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाती है, पेशेंस वाले बच्चे ही पढ़ पाते हैं। और मेरा क्या है कि कंसेप्ट तय कि जब तक हम क्वेश्चन के कारण सहित नहीं पढ़ेंगे, मैं मानता नहीं हूँ कि तैयारी हो गई। मेरा हमेशा होता है कि ये उत्तर क्यों आया, आपको क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर है, उसका कारण पता होना चाहिए, तब आप कामयाब है। सवाल पूछ रहे हैं कि चित्र में आपको किस प्रकार का डीसी जनरेटर दिखाया गया है। क्वेश्चन आया नहीं था, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। चित्र में किस प्रकार का जनरेटर दर्शाया गया है, इसकी पहचान क्या है? देखो, ये फील्ड वाइंडिंग है और ये आर्मेचर है, दोनों के बीच में आपस में कहीं पर भी कोई कनेक्शन दिखाया है क्या? सीरीज फील्ड आर्मेचर के सीरीज में है, शंट फील्ड आर्मेचर के समांतर में है। तो तीसरी फील्ड होती है एक सेपरेटली एक्साइटेड बोलते हैं, उसका आर्मेचर और फील्ड के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता आपस में। एक और पहचान बताता हूँ, यहाँ फील्ड के टर्मिनलों के नाम देखो, F1 और F2 लिख रखे हैं। हमारे डीसी मशीनों में A से लेकर F तक सारे नाम होते हैं, याद है आपको? A1 A2 आर्मेचर के होते हैं, B1 B2 इंटरपोल के होते हैं, C1 C2 कंपनसेटिंग वाइंडिंग के होते हैं, D1 D2 सीरीज फील्ड वाइंडिंग के होते हैं, E1 E2 शंट फील्ड वाइंडिंग के होते हैं और F1 F2 पृथक उत्तेजित वाइंडिंग के होते हैं। तो इन टर्मिनलों के नाम से देख लो, तो फिर सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बनेगा। कौन सा जनरेटर है मेरे बच्चे, बताओ भाई। छोटे हो उम्र में बच्चे कहेंगे, है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पृथक उत्तेजित जनरेटर लिखा हुआ आएगा। वैसे देखो, शंट नहीं है, सीरीज नहीं है क्योंकि जुड़ा हुआ ही नहीं है, और कंपाउंड वैसे ही नहीं है क्योंकि 2 वाइंडिंग होनी चाहिए थी, इसमें तो वाइंडिंग ही एक ही है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि जब कोई सूचनाएं आती है, कोई PDFs कभी कभी डालते हैं, तो वो भी आपको हम लोग टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए और ऐप भी डाउनलोड कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सवाल अगला देखो, जनरेटर के द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? भाई जनरेटर क्या करता है, कोई ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है क्या? कौन, आप भी बता सकते हो, ये तो पढ़ा ही होगा ना। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर मोटर हो तो जनरेटर का उल्टा लिख दिया करो। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है जनरेटर का सिद्धांत क्या है, ठीक है। इसके साथ साथ आता है कि जनरेटर में EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम कौन सा है। 3 क्वेश्चन एक साथ पढ़ लो भाई, कामयाब हो, कोई नहीं रोकने वाला आपको। 75 के 75 क्वेश्चन सही होंगे, गारंटी हमारी है। आराम से क्लास दे रहे हैं, शायद इसमें भी कोई दिक्कत नहीं कि एक्स्ट्रा किसी के कमेंट और वो भी अपन बीच में आ नहीं रहे। हाँ, मैं जितना बोल रहा हूँ वो तो है ही। सिद्धांत कौन सा है? फेराडे का
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है जनरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट्टे मार लो, पक्का आएगा, कन्फर्म है। दिशा ज्ञात करने के लिए किसका नियम काम में लेते हैं? दिशा ज्ञात करने के लिए जिसका नियम लगाते हैं उसे फ्लेमिंग बोला जाता है। हाथ कौन सा है फ्लेमिंग का? दायां। दायां को इंग्लिश में क्या बोलते हो? राइट। बहुत सारे बच्चे ना जिनको शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आती, इसलिए इंग्लिश बताना भी ज़रूरी है। राइट हैंड रूल ये वाला। और इसमें वो क्या बोलता है कि अंगूठा ऊपर की तरफ, प्रथम उंगली सामने की ओर हो तो इंड्यूस ईएमएफ की दिशा को ये बीच की उंगली दर्शाती है। बात समझ में आ रही है ना? तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर डी, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रेरित ईएमएफ की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। उसमें अंगूठा चालक के घूमने की दिशा, फर्स्ट फिंगर या इंडेक्स फिंगर बोल दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मिडल फिंगर इंड्यूस ईएमएफ की दिशा। ये याद रखना पड़ेगा, बहुत काम आएगी चीज़ें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब जाओगे ना तो कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही पार पड़ेगी, नहीं तो आपके साथी पहले ही बाहर बैठे हैं तैयार कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए। आओ अगले सवाल पर। ये भी बहुत आया था। क्या कह रहा है? जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? आपको जनरेटर की फील्ड दिखाई गई है और नाम पर। पहले मैं आपको इसके लिए ऑप्शन की तरफ ले चलता हूँ ताकि ना कुछ ऑप्शन देख करके, कई बार क्या होता है कि ऑप्शन देख करके आपको एक लाइफ लाइन से मिल जाती है कि यार 50-50 हो गया कि ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। जैसे मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर ना शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट नहीं हो सकता। कैसे गुरुजी? इसलिए नहीं हो सकता कि दोनों फील्ड खुले पड़े हैं, इनको जोड़ करके नहीं दिखाया हुआ कि कहाँ जुड़े हुए हैं, तो वो दो ऑप्शन तो गए। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो ना तो इस फील्ड के दिशा भी इधर ही दिखाई है और इस फील्ड की दिशा भी इधर ही दिखाई है। यहाँ से करंट प्रवेश कर रही है, फिर नीचे गई, फिर यहाँ से निकल करके वापस आई, फिर नीचे गई और यहाँ से निकल कर वापस आई, फिर नीचे निकल करके बाहर चले गई। यानी ये जो कम टर्न वाली है वो सीरीज फील्ड है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। ज़्यादा टर्मिनल वाली है वो शंट फील्ड है, ज़्यादा टर्न वाली जो है वो शंट फील्ड है। और उसमें भी जो आपको दिखाई है उसकी भी दिशा ऐसे, यानी दोनों की दिशा सेम। तो जब समान दिशा हो तो उसे क्या बोलेंगे माय डियर? क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो किस ऑप्शन के साथ जाएंगे बताइए? किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? डी विकल्प के साथ। दोबारा देख लो, अच्छे से डायग्राम देख लो और अच्छे से इसका ऑप्शन याद कर लो। चीज़ें छोड़नी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम बहुत आएगा। और जो बच्चे सीखना चाहते हैं थ्योरी, कंसेप्ट क्लियर कर लो भाई, कारण सहित उत्तर बता रहा हूँ हर चीज़ का। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? तो थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूँ। अभी हम पढ़कर आए थे फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम। दरअसल इसके अनुसार जो प्रेरित ईएमएफ होता है ना वो दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं स्थैतिक प्रेरित और दूसरे को बोलते हैं गतिज प्रेरित। स्थैतिक प्रेरित होता है मोटर और ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी से सेकेंडरी में ईएमएफ पैदा होता है ना वो स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ कहलाता है। फैराडे का नियम ही लगता है वहाँ भी। और मोटर में जो है वो भी स्टैटिक इंड्यूस है जो स्टेटर से रोटर में पैदा होता है। और जो गतिज है ना ये होता है हमारे जनरेटरों में। जनरेटर चाहे एसी का हो चाहे डीसी का हो। तो अब ये कह रहा है कि जो गतिज ईएमएफ है ना उसका सूत्र क्या है? तो दरअसल गतिज ईएमएफ के लिए फॉर्मूला सी ऑप्शन है, BLV साइन थीटा। यहाँ पर कौन क्या चीज़ है बताऊँ, फिर स्टैटिक वाला भी बता दूंगा, सुन लो। बी का मतलब है फ्लक्स घनत्व और इसकी SI इकाई होती है टेस्ला। टेस्ला नहीं हो तो वेबर प्रति वर्ग मीटर में भी हो सकती है। एक टेस्ला 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। L का मतलब है चालक की लंबाई और ये मीटर में होनी चाहिए। V का मतलब, यहाँ बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं वोल्टेज, नहीं, V का मतलब है यहाँ पर वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, चालक किस गति से घूम रहा था। क्योंकि गतिमान ईएमएफ, गतिशील ईएमएफ गति पर बहुत डिपेंड करता है कि जो चालक है ना उसकी स्पीड कितनी है। और साइन थीटा का मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स और चालक के बीच में कोण कितना है। अगर
ये कोण 0 डिग्री हो तो प्रेरित ईएमएफ 0 ही होता है। इसलिए ये सवाल आ चुका है। पहले तो इसका उत्तर कर लो, सी होगा BLV साइन थीटा। ये एक जैसे ये देखो, यहाँ BL साइन थीटा दिया है, वी खा गया, यहाँ BLV दे दिया, साइन थीटा नहीं लिखा। कन्फ्यूज तो वो भी पूरा करेगा आपको, चिंता मत करो, एग्जामिनर भी तो कम नहीं है ना। तो BLV साइन थीटा है, पूरा ध्यान रखना, काम बहुत आएगा। ये फॉर्मूला भी आगे है, ठीक है। हाँ, सवाल ये आया था कि प्रेरित ईएमएफ तब अधिकतम होगा जब साइन थीटा का मान हो, तो साइन थीटा का मान 90 डिग्री हो तब। अब लाइन बदल दी और ये कहा कि एक चालक में प्रेरित ईएमएफ, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ तब अधिकतम होता है जब चालक चुंबकीय बल रेखाओं को काटता हो, और ऑप्शन दिया लंबवत काटता हो। लंबवत को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। अपनी भाषा में बोल सकते हो कि जब चालक उसको समकोण पर काटता हो 90 डिग्री, यानी यूं चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है ऐसे, एन से एस की ओर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो चालक यूं काटेगा तब। यानी जब वो उसे लंबवत काटता है, समकोण पर काटता है, तो प्रेरित ईएमएफ अधिकतम होता है। इस लाइन को याद रखना, बहुत काम आएगी, मैं बता रहा हूँ, बहुत काम आएगी यार। कंपटीशन एग्ज़ाम में तो देखो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल पर। देखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रहा है, ये इसकी हल्की सी गलती है। इसको जनरेटर मोटर मेंशन करना चाहिए था, क्योंकि मोटर में दरअसल हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र ये उंगली दिखाती है। तो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में कंफ्यूज हो सकते हैं, दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। इतना ही पेपर में सवाल आएगा, तो आपको डी ऑप्शन के साथ जाना है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, क्योंकि ये जनरेटर वाला टॉपिक है, उसमें क्वेश्चन दिया है तो जनरेटर वाला ही है। अब बात आती है कि गुरुजी पेपर में कैसे पता लगेगा कि जनरेटर का उठाए कि मोटर का, इसलिए इतना ही क्वेश्चन आएगा और आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल दाएं हाथ नियम के साथ जाना है, ये ध्यान रखना। मैं आपको इसके पीछे का कारण बता देता हूँ। डीजीटी वही सही मानती है जो निम्मी ने अपने असाइनमेंट में दे रखा है, भले गलत दे रखा हो। अब आपको सही नंबर लेने के लिए गलत करना पड़ेगा। देखो, हालांकि अपडेट PDF जब आएगी तो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करके रखना, सूचनाएं वहीं प्रोवाइड करवाते रहते हैं और चैनल पर भी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो प्लीज़ आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करवाइए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। आइए अगले सवाल पर। डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। तो पार्ट्स वाला तो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डेफिनेट है। इसकी पहचान कैसे, देखो बाहरी भाग है तो बाहरी भाग को हम लोग बॉडी बोलते हैं, ठीक है ना। बॉडी नहीं हो तो फिर हम लोग फ्रेम बोलते हैं। फ्रेम का ही दूसरा नाम होता है योग, ये कहलाता है टर्मिनल बॉक्स, इसको बोलते हैं आई बोल्ट, इसको बोलते हैं फाउंडेशन या बेस प्लेट, ठीक है। अब ये है नहीं तो अपन क्या करते हैं कि इसी के अंदर है ना जो वाइंडिंग करते हैं, है ना, तो वो स्टेटर कहलाता है। तो अभी तो है डी ऑप्शन ये रहा, योक या फ्रेम। बॉडी कहीं ऑप्शन में हो तो वो भी अपन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर चर्चा हो चुकी है जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया तभी। सवाल देखो क्या करे, 4 पोल डीसी जनरेटर में ड्यूप्लेक्स लेप वाइंडिंग है, कितने समांतर रास्ते होंगे। अब 2 बातें बताता हूँ, सुनना ध्यान से। अगर वाइंडिंग में कहीं पर भी प्लेक्स का जिक्र नहीं हो तब समांतर रास्तों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होता है, लेकिन अगर प्लेक्स दे रखा हो तो फिर पोल इनटू प्लेक्स होता है, यानी जितने पोल है उसको प्लेक्स से मल्टीप्लाई भी करो। वाइंडिंग प्लेक्स के अकॉर्डिंग होती है 4 तरह की, सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और क्वाड्रप्लेक्स। ड्यूप्लेक्स होती है तो पोल की संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, पैरेलल पथों की संख्या 8 होगी माय डियर। यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, सी उत्तर के साथ जाएंगे। बताओ सवाल समझ में आ गया। डीसी जनरेटर के इस भाग का नाम क्या है बताइए। एक और भाग आपको दे दिया, दरअसल ये है आर्मेचर के कोर। किसकी बनी होती है, किसी को याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील होता है। लेमिनेटेड क्यों किया है ना, कोर बनती किसकी है, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील। लेमिनेटेड इसलिए किया ताकि एडी करंट हानि कम हो, सिलिकॉन स्टील इसलिए बनाया ताकि स्ट्रेसिस हानि कम हो।
ये जो भाग है ना, ये स्लोट कहलाते हैं, इसमें आर्मेचर डाले जाते हैं। ये जो छोटे छोटे पार्ट है ना, इनको बोलते हैं एयर डक्ट, ये वेंटिलेशन करने के काम आते हैं। ये साफ्ट है, इसको की वे बोलते हैं, ठीक है। और पूरा जो पार्ट है इसको आर्मेचर कोर बोलते हैं, ए ऑप्शन आएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आर्मेचर कोर या आर्मेचर कोर लेमिनेशन कहलाती है। बस माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं रोक रहे हैं। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ क्लास को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी। चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब लगातार आपके लिए क्लासेज होगी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, सब अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे CBT एग्ज़ाम 2025। बहुत धन्यवाद।